Hello everyone. In today's session we will discuss about grammatical errors. हमने अपने पिछले सेशन में भी बहुत सारे ग्रामर के एरर्स को आइडेंटिफाई करना सीखा है और उनके साथ उनको इरेडिकेट करना और उनके सॉल्यूशंस देखना और उन पर प्रैक्टिस करना। आज हम कुछ और ग्रामर के एरर जो यूजुअली हम अपनी डे टू डे लाइफ में कमिट करते हैं उनके बारे में जानेंगे और उन ग्रामर के एरर्स को हम आइडेंटिफाई करने के बाद दूर करने के तरीके भी सीखेंगे। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रामर एरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंपैरिजन दैट आर इनकम्प्लीट। सो दीज टाइप्स ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स आर यूजुअली कमिटेड। जैसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे कि माई हेयर इज स्मूदर एंड सॉफ्टर। The correct sentence for this incorrect sentence is my hair is smoother and softer than it was a month ago. यानी अगर हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं उस चीज का मेंशन ही नहीं करेंगे तो हमारा कंपैरिजन इनकम्प्लीट कहलाएगा, अधूरा कहलाएगा। इसलिए जो इसका हेडिंग है कंपैरिजन दैट आर इनकम्प्लीट। वन मोर एग्जाम्पल यू विल ऑब्जर्व, आई लाइक चॉकलेट्स मोर। मोर कंपैरिजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मोर, आई लाइक कंपैरिजन्स मोर का मतलब है कि हम चॉकलेट्स को ज्यादा पसंद, पर अगर हमारा कंपैरिजन हो रहा है कि हम ज्यादा पसंद करते हैं तो हम किससे ज्यादा पसंद करते हैं ये भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। When you see a word that has comparative aspect, you need to compare it to something. जब आप किसी का कंपैरिजन किसी से करते हैं तो वो चीज भी वहां पे मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम वो चीज मेंशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कंपैरिजन इनकम्प्लीट है। हमने बता तो दिया कि हम उस चीज से ज्यादा प्रभावित हैं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किससे वो हमको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट। प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट एक इस प्रकार का एरर है जहां सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स अकर व्हेन प्रोनाउंस डू नॉट एग्री इन नंबर विद द नाउन्स टू विच दे रेफर। यानी नाउन यदि एक है और प्रोनाउन वहां पर हमने एक नहीं लगाया है, या प्रोनाउन के साथ में हमने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, जिस प्रकार का प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन शी है तो हर आएगा, अगर प्रोनाउन ही है तो हिस आएगा, अगर प्रोनाउन वी है तो अस आएगा। तो हमको प्रोनाउन को देख करके प्रोनाउन के साथ में एग्रीमेंट है उसको कंप्लीट करना होगा, तभी हमारा प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट का एरर हम ओमिट कर पाएंगे। एवरी गर्ल मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। तो जब हम बात कर रहे हैं एवरी गर्ल की, तो एवरी गर्ल मतलब एक लड़की, हर एक लड़की, प्रत्येक लड़की, तो उसके लिए फिर हम देयर नहीं करेंगे, उसके लिए हम प्रोनाउन करेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पर हर का इस्तेमाल करेंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन देन वी विल पुट सिंगुलर प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ दैट और इन कोऑर्डिनेशन टू दैट पर्टिकुलर नाउन। यानी वो जो नाउन हम वहां पे मेंशन कर रहे हैं उस नाउन के अनुसार ही प्रोनाउन वहां पर होना आवश्यक है। आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे एक सेकेंड, गुड लॉयर प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट्स। अगर एक गुड लॉयर है तो उसके लिए हम हिज हर जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मे बी रिटन एज लाइक दिस, गुड लॉयर्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉयर्स, अगर हमने यहाँ पर बहुवचन बनाया है तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पे देयर लगाना पड़ेगा, हम हिज और हर से काम नहीं चला पाएंगे। उसके बाद आता है अ गुड लॉयर प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स। अगर कई बार हम इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि एक कॉमन नाउन के रूप में बात कर रहे हैं तो भी हम ये कर सकते हैं कि हर लॉयर है वो उन सबके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। प्रोनाउन एरर्स आर कॉमन और ज्यादातर इनको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमें लगेगा कि प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल इट इज एन इम्पॉर्टेंट एरर दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। इसके बाद आता है नो कोमा इन अ कंपाउंड सेंटेंस।
सो कॉमा इज रियली एसेंशियल। कॉमा की इम्पोर्टेंस की बात हम पहले भी कर चुके हैं और हम आगे भी करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और अलग अलग परिस्थिति में इसकी इम्पोर्टेंस भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो हम उसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि प्रोनाउन है क्या और प्रोनाउन को किस प्रकार से प्रोनाउन कॉमा के एरर्स को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे, शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वॉज हैप्पी एंड शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ा तो गया है, लेकिन वहां पर हमने कॉमा को ओमिट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें ध्यान से इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा गोज आफ्टर द फर्स्ट क्लॉज एंड बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट सेपरेट्स द क्लॉजेस। कॉमा कहाँ पर आता है? आफ्टर द फर्स्ट क्लॉज, पहली क्लॉज के जस्ट बाद। पहली क्लॉज यहाँ पर कौन सी है? शी वॉज ब्यूटिफुल। जैसे ही ये फिनिश हुई तो हमने एंड लगाया, इसको जोड़ने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ठीक पहले हमें एक कॉमा लगाने की जरूरत है। उसके बाद आता है शी वॉज हैप्पी। दिस इज ऑल्सो the second clause, and after that there is a coordinating conjunction and, so you need to put a comma before that. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर एक कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे एक और क्लॉज यहाँ पर आ गया है जो है शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। So this type of common error we need to avoid. The error is no comma in a compound sentence. So once if you forget to put a comma in a compound sentence, that really is an important error that we need to avoid. Another example is incomplete comparisons. आप देखेंगे my dog is cuter than yours. Comparisons that are incomplete. यानी पीछे हमने देखा था बिल्कुल ऐसा ही था कि my dog is cuter. अब यहाँ पर कंपैरिजन तो किया है, बट जिससे हमने कंपेयर किया है उसको हमने डिटेल में नहीं इलेबोरेट किया है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि my dog is cuter than yours. Yours means यहाँ पर क्या है? Your cat, your dog, or any other thing from which you are comparing your dog. So this one derives, you may see that here there is a incomplete comparison, and that has occurred because of the not specifying the compared noun. जो आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको पूरा आपने डिटेल में इलैबोरेट नहीं किया है, आपने हाफ कंपैरिजन लिख करके छोड़ दिया है। एक और एग्जांपल देखेंगे कि आवर कार मॉडल इज फास्टर, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। अब आपका कार फास्टर, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन व्हाट आर यू कंपेयरिंग? अ कार का कंपैरिजन एक हॉर्स से कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, किसी और चीज से कर रहे हैं, किसी अन्य कार के मॉडल से कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? तो अगर आपने इस प्रकार से लिख करके छोड़ दिया है तो वो आपका इनकम्प्लीट कंपैरिजन कहलाएगा। और इस एरर को फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई, एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन यू नीड टू एलिमिनेट दिस। नेक्स्ट एरर आता है possessive noun का एरर। possessive noun, first of all you should know what are these possessive nouns and how do we commit the error of nouns. जैसे आप कहेंगे मोस्ट पोसेसिव नाउन्स में आप क्या कहते हैं कि एक अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। पोसेसिव, माय पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीटर्स, ज्यूस, मम्स, जॉब। तो अगर आपने अपॉस्ट्रोफी लगाया है और फिर एस लिखा है, यानी वो उसका पोजेशन बता रहा है, पोसेसिव नाउन है। ऑल द लिजार्ड्स टेल ग्रू बैक। In this sentence, all implies there is more than one lizard, but the location of the apostrophe suggests that really just one. यानी आपने पीछे तो लगाया है all of the lizards. ये apostrophe का error है, जिसको हम possessive noun का error भी कह सकते हैं। All of the lizards, L-I-Z-A-R-D-S, lizard, और फिर comma apostrophe and then S का मतलब है एक ही lizard है। अगर हम इसको L-I-Z-A-R-D-S
लगा करके और लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगाते तो ये फिर सही इसका करेक्ट वर्जन होता। यानी हमने यहाँ पर एक लिजार्ड की बात की है, द टेल्स ग्रू बैक, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द लिजार्ड्स। ये उनकी टेंडेंसी हम यहाँ पर डिनोट करवा रहे हैं, बता रहे हैं। If the noun is singular and ends in s, you should always put the apostrophe after the s. And for example, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के देख सकते हैं। अगर नाउन एक है जैसे माई पेरेंट्स, तो आपने देखा है यहाँ पर पेरेंट्स के पीछे अब एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगा है। फ्रेंड्स भी प्लूरल नाउन है तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा है। जहां पर भी सिंगुलर नाउन्स हैं जैसे पीटर, स्यू, माय फ्रेंड, मम, तो उनके बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद आपने एस का इस्तेमाल किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वचन नाउन है या बहुवचन है, उसी के अनुसार आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे तो आप पॉसेसिव नाउन के एरर से बच पाएंगे। उसके बाद आता है मी वर्सेस आई का एरर। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज मी रेफर टू एंड व्हाट डज आई रेफर टू। Here I is used as a subjective pronoun and me is used as an objective pronoun. तो आपको उसी प्रकार से उनका इस्तेमाल करना है। और एक और बात है कि it is I is used as the subject of a verb and me is used as the object of the verb. तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, आप me को सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लगा पाएंगे। So once if you can identify this type of errors, then only you can omit this error. The sentence above is actually wrong. Which sentence? When you get done with the lab report, can you send it to Bill and I? तो अब आपने देखा यहाँ पर आई को हमने अभी पहले ही बात की थी, सब्जेक्ट के स्थान पे रख सकते हैं, बट यहाँ पर पीछे बिल एंड आई तो ऑब्जेक्ट है, तो बिल एंड आई यहाँ पर नहीं हो पाएगा। सो ट्राई टेकिंग बिल आउट ऑफ दिस सेंटेंस एंड इट साउंड्स वियर्ड्स राइट, एंड यू विल सी दैट दिस एरर इज रियली हॉरिबल एंड यू नीड टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ एरर। इसके बाद आता है टू वर्सेस TOO वर्सेस TWO2। अब टू एक प्रकार की प्रेपोजिशन है, कई बार इसे इन्फिनेटिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। टू को पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए भी यूज किया जाता है, एंड रिसीवर्स ऑफ समथिंग भी हम कई बार टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहले आई वेंट टू द शॉप, तो टू यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। शी लाइक्स टू सिंग, so here to sing is an infinitive. He works from 9 to 5, the period of time is denoted, and all gave the book to Sam. Now if somebody is receiving something, even in that case you may use to. Now TWO2 is adverb. It means also, very, and excessive. So when you wish to denote, when you wish to deliver these sort of meanings, you can always use to. For examples, I am studying too. So if somebody else is studying, even you can say that I am doing too. You are cooking, although I am cooking too. I am too tired, यानी very के सेंस में है ये कि आप बहुत ज़्यादा tired हैं। और उसके बाद आता है you have added too much flour when you are talking in the excess, in the form of excessive, अधिक के संदर्भ में यदि आप बात कर रहे हैं तो आप हमेशा कहेंगे कि too यानी बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है TWO2, word from the number। TWO2 नंबर के सेंस में हम यूज करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे आई हैव 2 cars, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। सो इस तरह की यदि हम बात करते हैं तो TWO2, बट हमको ये प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा नहीं मालूम पड़ पाएगा, बट स्टिल हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब हमें इन तीनों वर्ड्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इज टिपिकली यूज्ड बिफोर नाउन और वर्ब एंड डिस्क्राइब द डेस्टिनेशन, रेसिपिएंट एंड एक्शन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। My friend drove me to my doctor's appointment। तो आपने देखा कि डेस्टिनेशन को बता रहा है यहाँ पर टू,
उसके बाद आता है I sent the files to my boss. If somebody is receiving something from you, even then in that case you can say that I sent the files to my boss. The boss is receiving, वो उन चीजों को ले रहा है. तो when somebody is a receiver, in that case also you can use to. I am going to get a cup of tea. If there is an action, even then you can say that मैं ये लेने वाला हूँ. TWO2 on the other hand is a word that is used as an alternative to also, well, and even we had already talked that excessive के sense में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. We both think it is too cold outside. So अगर आप कह रहे हैं कि बाहर ज़्यादा cold है, इसकी बात यदि आप कर रहे हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं. तो ये टू और टू का डिफरेंस है जिसको हमें ध्यान में रखना है. उसके बाद आता है आई, ई और ई जी. ये एब्रीवेशंस हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, यानी ये संक्षिप्त रूप है किसी शब्द के. आई, ई, मैनी पीपल यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली. कई बार हमें ध्यान नहीं लगा, हमें लगता है दोनों का मतलब एक ही है. ई जी और आई, ई हमें कई बार एक जैसे ही शब्द लगते हैं, तो हम उस सेंस में हम सोचते हैं कि इन दोनों का ही मतलब फॉर एग्जाम्पल है. वाइल आई, ई का मतलब है दैट इज और ई जी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल. सो जब भी हम इनका यूज करेंगे तो हम इनका यूज आई, ई का मतलब दैट इज के सेंस में करेंगे और ई जी का मतलब फॉर एग्जाम्पल के सेंस में करेंगे. इसके बाद में आता है रेफरिंग टू अ ब्रांड और एंटिटी. थोड़ा सा स्पेसिफिक एरर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको कि यूज द प्रोनाउन इट एंड दैट टू रेफर टू अ कंपनी, नॉट दे. A business is not plural, therefore the business is not they, it is it. So what is the problem with this sentence right now? आप देखेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है यहाँ पर, हम क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर. When you are referring to a brand or entity as they, जब आप किसी ब्रांड को दे के रूप में बोल देते हैं तब क्या होता है. To keep up with their changing audience, Southwest Airlines rebranded in 2014. अब इसको वापस से आप देखेंगे. To keep up with its changing audience, ऊपर हमने लिखा है their changing audience, नीचे हमने लिखा है its changing audience. So the confusion is understandable in English. We can see we need to identify the brand or entity as he or she. So they seem to make more sense a brand or a entity as it. तो हम यहाँ पर in spite of using there we will use it. So to keep up with its changing audience, Southwest Airlines rebranded in 2014. Now थोड़ा सा हमें अनोखा लगेगा, अजीब भी लगेगा, but once you start correctly referring to a brand or entity it, the phrasing will sound much more natural than they. तो एक बार अगर आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर it लगाना है, they नहीं लगाना है, their नहीं लगाना है, उसको हम सिंगुलर के सेंस में ले रहे हैं, तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आप हमेशा ही इस एरर को अवॉइड कर पाएंगे. एक और एरर हम कई बार वर्बल वोकैब के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. कई बार हमें वोकैब से और उसके प्रोनाउंसिएशन से, हमने जो होमोफोन्स होमोनिम्स के बारे में पहले अपने सेशन में बात की है, जिसके अंदर हम सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, अलग स्पेलिंग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग मीनिंग की बात करके हमने डिस्कशन किया था. वो उसी सेंस में ये तीनों वर्ड्स हैं, पीक पीक पीक. तो प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बट यहाँ पर आप देखेंगे PWE की पीक का मतलब होता है टू लुक सीक्रेटली और अ फ्यूगरेटिव लुक. जब आप कहीं पे छुप के ऐसे देखते हैं तो झांकने को हम कहेंगे. और एक आता है PEAK. PEAK पीक का मतलब होता है जब हम किसी हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, टू रीच टू अ मैक्सिमम. तो आप देखेंगे ये सारे कोई नाउन है, कोई verb है, कोई adjective है. So as per the requirement of the sentence, we'll always use the word.
पीक इज अ शार्प पॉइंट लाइक द पीक ऑफ अ माउंटेन, यानी किसी माउंटेन की चोटी को हम पीक कह सकते हैं। और PEE के पीक मीन्स लाइक अ स्नीक पीक ऑफ अ न्यू फिल्म और एनीथिंग व्हेन यू आर लुकिंग सीक्रेटली। इन दैट सेंस यू कैन ऑलवेज यूज PEE के पीक। अब PIQUE पीक का मतलब क्या है? टू अराउज और एक्साइट, or even you can use it as a noun is in the form of resentment. If you are going to use one in your writing, stop and think what you need to see which word you are using. इन तीनों में से किसी भी एक शब्द को यदि आपको यूज करना है तो 2 सेकंड के लिए रुकिए, इनके बारे में सोचिए, जानिए कि यहाँ पर आपको कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि PIQUE का मतलब क्या है? टू प्रोवोक, टू इंस्टिगेट, यू नो, लाइक योर इंटरेस्ट, यू कैन से। अब आपको इन तीनों शब्दों के बारे में पता चल गया है, इनका मतलब भी आप जान चुके हैं। तो जब भी आपको इन वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करना होगा तो उस समय आपको 2 सेकंड रुक करके देखना है और उसके बाद में ही आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन आता है हु वर्सेस दैट। तो बहुत सिंपल सा है ये, बस दिमाग में इसको आपको फिक्स करना है, इनमें ध्यान रखना है। कई बार ये एरर्स हम केयरलेसली भी कमिट करते रहते हैं, हमें मालूम भी होता है बट स्टिल हम फिर भी आइडेंटिफाई नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते। बट वो ध्यान देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर फ्री लैंग्वेज इज एक्सपेक्टेड वंस इफ यू आर राइटिंग स्पीकिंग इन इंग्लिश और इन एनी अदर लैंग्वेज। Who versus that? Use who when describing a people. When you're describing people, who is used, and when you are describing a thing, including animals, you can use that. So you can see these are the two words. आप जब भी किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो चीज यदि व्यक्ति है तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे, वो चीज यदि वस्तु है या कोई एनिमल है तो आप उसके स्थान पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि द गर्ल हु एट द हैमबर्गर लॉस्ट हर नैपकिन। तो आपने उस लड़की की बात की है, तो यहाँ लड़की की जब बात कर रहे हैं तो आप हु लगाएंगे, आप ऐसे नहीं कह सकते द गर्ल दैट एट द हैमबर्गर। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है द मीट दैट कुक्ड ऑन द ग्रिल was delicious. When we are talking about meat, when we are talking about any other thing, when we are talking about any other animal, in that case we will use that. हम ये नहीं कह सकते the meat who cooked on the grill. The meat that was cooked on grill was delicious. So ये आपको एक important who versus that में कर देते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसे दूर करना है। इसके बाद एक और एरर आता है इनटू वर्सेस इनटू। आप देखेंगे INTU इनटू यहाँ पे एक साथ है और INTO इनटू यहाँ पर अलग अलग है। अगर आप इन दोनों की बात कर रहे होते हैं तो इनटू इज अ preposition that indicates movement inside or shows that something is within something। जब आप कहीं से कहीं पे जा रहे हैं, जब आप किसी मूवमेंट के मोड में हैं, जैसे he is going into the room, he is diving और he is jumping into the pool। तो जहां पे आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है वहां पर आप INTO इनटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इनटू isn't a combined phrase, these are just two words that So now let's clarify the into versus into. We shall see that what is the difference इनमें आखिर फर्क क्या है। Into indicates movement while into is used in lots of situations because the individual word to and in, they are the two different words, and we'll see they are definitely used in a different situations. When you are speaking, it doesn't matter if you do not know the difference between, nobody will ever notice that you have said something wrong. When you are writing, it's important to know that these two aren't interchangeable and that they actually are different words. ये दोनों ही शब्द एकदम अलग अलग हैं और इनको हम अलग अलग ही देखेंगे और इनका इस्तेमाल भी हम अलग अलग परिस्थिति में ही कर सकते हैं।
टू इज ऑफन यूज्ड विथ इन्फिनेटिव वर्ब्स, जैसा हमने पीछे बात कर चुके हैं, और इन कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ वर्ब, जस्ट कॉल इनटू अ मीटिंग। सो ये सारे थोड़े स्पेसिफिकेशंस एरर के हैं जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे और अपने राइटिंग या स्पीकिंग में एरर्स को अवॉइड करेंगे। अगला एरर आता है अश्योर वर्सेस इंश्योर। सो ASSURE, EINSURE, ENSURE. So little bit variations you may see in the spelling, but still approximately similar pronunciation. Something is similar you may find in this word. Assure means to promise or say with confidence. I assure you that car is safe to drive. So यहाँ पे assurance आ रहा है, confidence के साथ में promise कर रहे हैं. Ensure means to make sure something will not happen. जब आप किसी ऐसी बात के बारे में assurity देते हैं कि आगे से ये नहीं होगा. Ensure that you have plenty of gas in the tank before going on a long trip. यानी पहले से ये श्योर कर लो, पहले से आश्वस्त हो जाओ कि आपके पास में बहुत सारी गैस है, आप एक लॉन्ग ड्राइव पे, एक लॉन्ग ट्रिप पे यदि जाना चाहते हैं. इंश्योर टू सेफगार्ड अगेंस्ट लॉस और डैमेज बाय बाइंग इंश्योरेंस. इंश्योर करना, इंश्योरेंस लेना, यानी अपनी किसी भी चीज को सेफ गार्ड करना. जैसा हम देखते हैं कि हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवाते हैं अपनी कार को, अपने घर को, कई बार व्यक्ति को, हर एक चीज का आजकल इंश्योरेंस होता है. तो इंश्योर द कार बिफोर योर ट्रिप. सो इन दिस केस यू कैन ऑलवेज यूज दीज वर्ड. तो अब ये तीनों वर्ड्स डिफरेंट हैं, हल्की सी स्पेलिंग में वेरिएशंस हैं, बट स्टिल आप देखेंगे कि इनके मीनिंग्स बिल्कुल अलग हैं. To assure means to promise or say with confidence, I assure you that he is good at his job. Ensure means, for example, you can say, ensure you are free when I visit next week. That means you have to make sure. So ये सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर भी डिस्कस किए, जिनके थ्रू हमको ये पता चला कि ये तीनों वर्ड्स थोड़े थोड़े सिमिलर जरूर हैं, बट स्टिल इनको हमने कई अलग अलग वेरिएशंस के साथ में देखा. इंश्योर मीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी रिस्क बाय रेगुलरली पेइंग एन इंश्योरेंस कंपनी. फॉर एग्जांपल, आई इंश्योर माय कार बिफोर द लॉ रिक्वायर्स. पहले ही मैं अपना इंश्योरेंस करवा लेता हूँ. तो ये सारी इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपने यहाँ पर इसमें देखी. अगला इम्पॉर्टेंट एरर आता है, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट एरर्स हैं, इनको बहुत हम बड़े स्पेसिफिक तरीके से आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं और इनको हम दूर भी कर सकते हैं. जैसे आता है लेस वर्सेस फ्यूअर. आप देखेंगे कि जो लेस है इज अ सब्सटेंस और आइडिया और थिंग that cannot be separated and counted. अब जब हम किसी ऐसे अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तब हम वहां पर लेस का इस्तेमाल करते हैं. फ्यूअर, देयर इज अ सिंपल रूल, इट्स if items can be counted, if they are countable nouns, in that case you'll always use fewer, otherwise you'll use less. जब quantifiable है, you can count out of 10, then only you will use fewer. If they are not quantifiable, then you'll use less. So there is a very simple logic behind these two words. आपको बस दिमाग में और ध्यान में रखना बहुत important. तो आज हमने बहुत सारे ऐसे errors थे, and now you need to avoid these common grammatical. अपने आने वाले सेशन में कुछ और ग्रामेटिकल एरर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, और हमने आज जिन जिन ग्रामेटिकल एरर्स को डिस्कस किया, आप उन सब पर कुछ प्रैक्टिस और सेंटेंसेस भी करेंगे. और फिर भी आपको कहीं कोई डाउट होता है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क, सो दैट वी कैन एड ऑन इन द अपकमिंग सेशन दोज ग्रामेटिकल एरर्स दैट वी विश टू अवॉइड. तो हम अपने आने वाले सेशन में उन सारे एरर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया.